नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात हम मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट की बिसात पर ईरान ने ऐसी चाल चली है कि सुपर पावर अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। ईरान ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ईरान ने दुनिया को खुला ऑफर भी दे दिया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से तेल ले जाने के लिए अब अमेरिका के पहरे की दरकार नहीं है, सीधा हमसे डील कीजिए। यह सिर्फ एक व्यापारिक ऑफर नहीं है, बल्कि अमेरिका की साख को मिट्टी में मिलाने की एक सोची समझी रणनीति है। अमेरिका पूरी दुनिया में यूरोप के सामने, नेटो के सामने, तमाम देशों के सामने भीख जैसे मांगता रहा कि हॉर्मुज के मुद्दे पर हमारा साथ दो, हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करो। किसी भी देश ने आगे बढ़कर के मदद करना तो दूर, इस बारे में बात तक करना उचित नहीं समझा। साफ ये कह दिया ट्रंप के मुंह पर कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। और अब इसके बाद ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि हॉर्मुज से तेल ले जाने के लिए अमेरिका छोड़ो, सीधे आकर के हमसे बातचीत करो। अब ईरान ने जो ललकारा है उसके मायने क्या है, ईरान ने कैसे अमेरिका को साइडलाइन किया है, वो भी आपको समझा देते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को हॉर्मुज पर डील का खुला ऑफर दे दिया है। जिन देशों को तेल चाहिए वो खुद आकर के डील कर ले, ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है। यूरोपीय, एशियाई, अरब देशों के साथ समझौते पर ईरान पूरी तरीके से तैयार नजर आता है। हॉर्मुज पर यूएस के बिना ब्रिटेन के नेतृत्व में 35 देशों ने पहले ही बैठक कर ली थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की तरफ से यह बुलाई गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खुलवाने की जिद से ट्रंप को अब पीछे हटना ही सही लग रहा है, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं हटे तो उनकी ये जो साख है वो ईरान ने मिट्टी में वैसे ही मिला दी है, वो और ज्यादा गिर जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल ईरान वसूल रहा है। ईरान का ओमान के साथ मिलकर के हॉर्मुज पर नया प्रोटोकॉल बनाने का प्लान भी है। इसीलिए वो कह रहा है कि तमाम देश जिन्हें तेल चाहिए वो सीधे हमसे संपर्क करें, ना कि अमेरिका से। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर व्यापार करना बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की चाबी अब उसी के पास है। इसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी है, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब अमेरिका का खौफ खत्म हो चुका है। ईरान ने ट्रंप को कैसे उनकी असलियत दिखाई, असल जगह दिखाई। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ट्रंप को उनकी असलियत दिखाई गई है वो भी आपको बताते हैं। सुरक्षा गारंटी के बावजूद अमेरिका ईरानी हमले को नहीं रोक पाया है। तमाम देशों को मिडिल ईस्ट के ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में हमें आपकी जमीन चाहिए जहां से हम ईरान पर हमले करें। कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई, सुरक्षा की गारंटी धराशायी हुई और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर ईरान की तरफ से हमले हुए। मिडिल ईस्ट में यूएस खुद के बेस की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मिडिल ईस्ट में हमले से पुराने सहयोगियों का भरोसा डगमगाने लगा है, टूटने लगा है। और प्रिंस सलमान तो सीधे रशिया चले गए हैं बातचीत करने के लिए। फोन पर उन्होंने बातचीत कर ली है। अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में सहयोगियों से संबंध बिगाड़े जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप की अनिश्चित व्यापार नीतियों ने उन्हें कंफ्यूज करके रख दिया है। कब क्या बोलते हैं, दुनिया भी अब डिकोड करने की स्थिति में आ चुकी है कि इनकी बातों को सीरियस लिया भी जाए या ना लिया जाए। ईरान के इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में है। और उसने जब ये डेडलाइन वाली बात आई कि 2 से 3 हफ्ते ये युद्ध और चलेगा, तो ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हमारी डेडलाइन कोई सेट नहीं करेगा। हमारे पास इतना बारूद है, इतना जखीरा है कि हम इस युद्ध को 10 साल तक खींच सकते हैं। हर दिन 200 मिसाइल और 300 ड्रोन तक दाग सकते हैं। तो ऐसे में हमारी डेडलाइन मत सेट करो। ट्रंप यह युद्ध बुरी तरीके से हार चुके हैं, अब दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि साख की और नाक की बात हो जाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईरान की ललकार, यूएस को किया दरकिनार। ईरान का सेल, तेल चाहिए तो सीधे करे मेल। ईरान ने दिखाई ट्रंप को औकात, अब नहीं होगी बात। हॉर्मुज पर साख की लड़ाई, ट्रंप ने मुंह की खाई।
तेल के लिए हाहाकार, ईरान करेगा दुनिया का बेड़ा पार। तो सवाल यह है कि हॉर्मुज पर ईरान का सीधे डील करना क्या यूएस की साख पर सवाल नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ेंगे मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ अली जैदी, ईरान मामलों के जानकार है, जुड़ गए हैं। अब्बास रिजवी, ईरान समर्थक है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है, जहां इजराइल की पेटा टिक्वा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया गया है। पेटा टिक्वा में बैलिस्टिक मिसाइल से भारी धमाका किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल पे हमला किया गया है पेटवा टिक्वा में, और ड्रोन फैक्ट्री पर यह हमला हुआ है। बताया यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये शुरुआत की गई। इजराइल के पेटा टिक्वा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ और मिसाइल का उपयोग इस दौरान किया गया है। वैसे भी ईरान की मिसाइलों से इजराइल पहले से डरा हुआ है, जो बार बार ये कहता रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर भी इनके हाथ बांधे जाएं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि हम ना तो झुकेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें पेटा टिक्वा से सामने आई है। ड्रोन फैक्ट्री में जो हमला हुआ है, उसके बाद ये पूरी जगह गर्त में जाते हुए समाई हुई नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही कि आसपास का पूरा ऊर्जा सिस्टम तबाह हो गया है, एनर्जी सिस्टम तबाह हो गया है। रेस्क्यू की कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन एक घात लगा करके बड़ा हमला भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या तैयारी उनकी तरफ से अभी तक की गई थी और क्या तैयारियों के बाद इजराइल को और ईरान को नसीब हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे कर्नल एसके मलिक। पहले तो आपसे इसी पर टिप्पणी चाहूंगी कि मिसाइल से पहले से ही इजराइल डरा हुआ था और उसके बाद अब इजराइल के घर में मिसाइल दाग करके उसकी ड्रोन फैक्ट्री को तबाह करना ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? मीनाक्षी, मिसाइल्स के इजराइल पर अटैक पहले भी जारी थे, अभी भी जारी रहे हैं और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। देखिए क्या होता है, आयरन डोम, एरो और जितने मिसाइल्स की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम्स की एक अपनी लिमिटेशन होती है। कोई भी 100% फुल प्रूफ के साथ रक्षा नहीं करता है, मिसाइल्स को नहीं रोक पाता है। दूसरा, जब मिसाइल्स का बराज आता है, बराज के अंदर चांसेस होते हैं कि 10 to 15% मिसाइल उसमें से फिल्टर होके जाती है टारगेट की तरफ। इसके अलावा मिसाइल, ईरान ने जो नया पैतरा अपनाया है पिछले कुछ दिन से, हम देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन के साथ जो मिसाइल फायर की जा रही है वो भी वहां पर एक बड़ा तबाही का कारण बन रही है। इसके साथ साथ एक और मिसाइल है कि अपने लास्ट के फेज में एक मिसाइल अब में से बहुत सारी सब मिसाइल्स को सेग्रीगेट करके फ्रेगमेंटेशन के तौर पर मिसाइल, और वो सब छोटी मिसाइल होती है, वो जीपीएस एनेबल्ड होती है और अपने टारगेट ओरिएंटेड होती है, टारगेट स्पेसिफिक होती है। इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल पर ये जो हमला अभी हुआ है, जिसकी आप खबर दे रही है, एक्सपेक्टेड है। ऐसे हमले और भी आएंगे, क्योंकि ईरान भी चाहेगा कि जो पूरी फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी है इजराइल के अंदर, उसको बर्बाद किया जाए और इजराइल की जो कैपेसिटी है, लड़ने की कैपेसिटी है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उसको भी मिनिमाइज यानी नष्ट किया जाए। क्योंकि देखिए अमेरिका की प्रोडक्शन फैसिलिटी या मिसाइल फैसिलिटी पे मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना कैपेबल है। ठीक है, मिसाइल जरूर फायर करेगा, लेकिन अमेरिका के सिस्टम ज्यादा फुल प्रूफ है अपने को प्रोडक्शन को ले। दूसरा, अमेरिका की लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत दूर है, उसकी फैसिलिटी उसके काबू से लिटरली बाहर है। और तकरीबन 35 दिनों के बाद ये देख लीजिए कि जितने भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है सबकी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ईरान की कैपेसिटी को देखते हुए उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था, सबकी एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया होगा, नेक्स्ट लेवल पर कर दिया होगा। लेकिन चूंकि इजराइल उसकी जद में आता है, उसके पास जो 4500 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है, उन सबकी रेंज के अंदर इजराइल आ जाता है। और इजराइल ही एक ऐसा टारगेट है जिस पर ईरान करता रहेगा, बिसाइड्स कि जो जीसीसी से कंट्रीज है उन पर बीच में मार करता रहेगा। लगातार सर हो ही रहे हैं, इन पर हम चर्चा करते भी रहेंगे। पूर्णिमा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ठेंगा दिखा दिया गया है इस बार? पूर्णिमा जी हमारे साथ नहीं है, कर्नल एसके मलिक इस पर भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये ठेंगा दिखा दिया गया है ईरान की तरफ से कि दुनिया भर से आप भीख मांगते रहे कि हमारे साथ आकर के खड़े हो जाइए, हॉर्मुज को खुलवा दीजिए। ईरान ने कह दिया है जिसे बात करनी है वो खुद आकर के कर ले, हमें किसी की जरूरत नहीं है अब हॉर्मुज के मामले में।
मीनाक्षी जी, ये बात बिल्कुल सच है कि रीओरिएंटेशन हो रहा है। हम्म। और ये तब हो रहा है कि जब अमेरिका कोई भी डिसाइसिव डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट साहब है, एक दिन कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसराइल के जो अटैक चल रहे हैं वो बदस्तूर जारी है। लेकिन ईरान की पकड़ हॉर्मुज पर और ज्यादा मजबूत हुई है। और हॉर्मुज ही एक ऐसा चीज है कि जो ऑपरेशन से पहले भी ये एनालिसिस किया जा रहा था कि अल्टीमेटली ईरान हॉर्मुज को अपने फाइनल टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी पे हिट करेगा। और वो जब इंटरनेशनल इकोनॉमी पे हिट नहीं करेगा, पूरे जीसीसी कंट्रीज के भी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बर्बाद करने का उसका मकसद ये है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी को बर्बाद करने के बाद उनका आउटपुट कम किया जाए। और चूंकि कोई जहाज अंदर नहीं जा पाएंगे या जाएंगे तो बहुत लिमिटेड जाएंगे, उन पर कंट्रोल किया जाए। तो इससे देखा जाए पूरा पूरा हॉर्मुज और उसके एरिया का जो बॉटल नेक का कंट्रोल है वो ईरान अपने हाथ में लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, क्योंकि इसमें फ्रस्ट्रेशन जीसीसी कंट्रीज की इसलिए ज्यादा बढ़ रही है कि एक तो उनकी जो प्लांट्स हैं उनको बर्बाद किया गया, और खासकर जो जो कतर के अंदर जो गैस प्लांट्स है वो उनकी बर्बादी बताई जा रही है कि इस हद तक है कि उनको कई साल लगेंगे बनने में। तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लगा है। तो देखा जाए ईरान की डबल, एक तरह से दो दो हाथों में उसके लड्डू नजर आते हैं। एक तो ये कि दूसरे उसके जो राइवल्स हैं, जो इकोनॉमिक राइवल्स हैं, जो ऑयल देते हैं, गैस देते हैं, उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री हिट ही नहीं हुई है। उनको डेवलप होने में टाइम लगेगा, जिसमें भी उनके इकोनॉमिक में डेंट आएगा। दूसरा, ईरान अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ा सकता है जी। और इस पर ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल कर सकता है। जी नहीं, ईरान ने तो सीधे कंट्रोल करने वाले इशारे कर ही दिए हैं सर। ईरान जब ये कह रहा है, अब पूर्णिमा जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जरा उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या ये कहना गलत होगा कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरीके से हार चुका है। शुरुआत से जब से उसने इस युद्ध के आह्वान करने के बारे में सोचा था पूर्णिमा जी, तब से वो ये कहता रहा है कि हम रिजीम चेंज करेंगे, हम वहां से जो कट्टरपंथी शासन है उसे मिटा देंगे। फिर सारी लड़ाई तेल के खेल पर आ गई है और अब सीधे सीधे ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जैसे भी बात करनी है वो खुद कर ले। ये क्या हारने के संकेत नहीं है अमेरिका के लिए? देखिए, पहले दिन से मैं बता रही हूँ, ये तेल की मामला है। और तेल का इट्स नॉट ऑल्सो ऑयल। ऑयल ऑयल, गोल्ड, कॉपर, कोई भी रेयर अर्थ मिनरल्स हो, कोई भी लिटरली आपकी रिसोर्सेस हो, उसकी खेल है। अब रिसोर्सेस का खेल इसीलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करना चाहते हैं। और ये मैं बना के नहीं बोल रही हूँ। अब तो एक दो दिन की पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की अगर देख भी लेंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि वी डोमिनेट, हमारे एनिमीज आर गेटिंग डिफीटेड। उनकी जो ये जो भाषा है, ये कोई रैंडम भाषा नहीं है, ये इनकी माइंडसेट है। और ये अपने जो वाइट क्रिश्चियन मागा बेस है, जो सुप्रीमेसिस्ट बेस है, उनको एनर्जाइज करने के लिए ये सब भाषा ऐसे कहा जाता है। अब कोई भी ट्रूथ सोशल पोस्ट उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ एरोगेंस, ईगो और नार्सिसिज्म आपको दिखाई देगा। स्पेसिफिकली आप साइकोलॉजिकली अगर भी उनको एनालाइज करेंगे तो कोई भी एक लाइन बाय लाइन। अब बात आती है डोमिनेंस क्यों चाहिए। ऑब्वियसली ये जो उनके जो इब्राहिमिक फाउंडेशन है, वो एक्सक्लूसिविस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। कौन किसको कहाँ पे फायदा हो रहा है, दे डोंट केयर। कौन लोग कहाँ पे मर रहे हैं, दे डोंट केयर। इब्राहिमिज्म इज एक्सक्लूसिविस्ट, इब्राहिमिज्म इज एक्सपेंशनिस्ट। और ये इंपीरियलिस्ट एजेंडा जो है वो चलता रहेगा। अमेरिका के वो आज हालत है। और वो हार भी जाएंगे, फिर भी नहीं बोलेंगे कि हार गए। मैंने पहले दिन से बोल रही हूँ कि ये जो जंग छेड़ी है, ये हमारे कंट्री के लिए, हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए गलत है। बिकॉज एट द सेम टाइम आप रिटालिएशन नहीं सोच रहे हो। आपने सिर्फ एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल हेड को नहीं हटाया, आप एक रिलीजियस हेड को हटाए। आपने लिटरली आपने जाके एक शिया कम्युनिटी के पोप को हटा दिए। वो उस लेवल की एक शख्स है। तो ये अमेरिका सोचता है कि वो माइटी पावर जो है, उनका मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, सैंक्शंस पावर हो, वो यूज कर सकता है कभी भी, कहीं भी किसी के ऊपर भी। ये अभी चलने नहीं वाला है। ईरान ने, आप देखिए, 12,880 सैंक्शंस उसके उनके ऊपर लगाया गया। आप मुझे कोई भी एक कंट्री का नाम ले दीजिए मुझे,
और बोल दीजिए कि दे वेर केपेबल ऑफ नॉट ओनली जस्ट रिटालिएटिंग अगेंस्ट द एग्रेसर, लेकिन खुद का कंट्री को भी संभालना। इतने साल, 47 ईयर्स, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुकी है, और ईरान छुप छुप के उनको तेल बेचना पड़ रहा है चाइना को। हम्म। वो सही तरह बिजनेस भी नहीं कर पाते। आज उनका ये उन्होंने अपने आप को वहां पहुंचा दिया है कि वो रिटेलिएट किसको कर रहा है? सबसे बड़े कंट्री जिसमें जिसको सब द एंटायर वर्ल्ड गेट स्केर्ड। अब इंडिया भी, अब आप इंडिया को भी उस लेवल पे अगर बिठाएंगे, उस सिचुएशन पे बिठाएंगे, इंडिया कभी रिटेलिएट नहीं कर पाता। लेकिन टुडे ईरान हैज शोड द वर्ल्ड, डजेंट मैटर हाउ बिग यू आर, डजेंट मैटर व्हाट यू हैव, आपके पास क्या मिलिट्री पावर है, क्या इकोनॉमिक पावर है, अगर आपने अपना थाम लिया, आपने अपना मुझे लगता है एजेंडा पूर्णिमा जी थाम लिया, आप कि स्ट्रांग हो, यू हाँ, कैन रिटेलिएट, यू कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड, एंड दिस इज मुझे लगता है समथिंग। कि ये सिर्फ और अगर सिर्फ इरादों की बात होती है, तैयारियों के साथ साथ अगर ईरान की जितनी भी ऊपर की लीडरशिप है उसे अगर उन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद भी ईरान यहाँ पर जम करके लड़ रहा है, तो ये उसकी शक्ति को दिखाता है, उसकी सोची हुई शक्ति को दिखाता है, ना कि उसकी तैयारी को दिखाता है। और भारत के सामने अगर ऐसी स्थिति बनी तो ऐसा नहीं है कि भारत रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। अशरफ अली जैदी जी, पहले तो ऐसी कोई स्थिति हमारे देश पर ना बने। अशरफ अली जैदी जी, अब कहीं ना कहीं ईरान मुझे लगता है कि काफ़ी खुश हो गया होगा ये सब कुछ करके, कि दुनिया भर में उसने ढिंडोरा तो पीट दिया है कि हॉर्मुज पर आकर के किसी को अगर बातचीत करनी है तो उससे बातचीत कर ले। लेकिन ज़रा ये भी बताइएगा कि ये बातचीत टैक्स के साथ होने वाली है या बिना टैक्स के ही पास ऑन करने दिया जाएगा? देखिए, बहरहाल जो जंग और जिस मोड़ पे जंग आई है, दुनिया ने ये तो समझ लिया है कि स्थिति बदल गई है और व्यवस्था एक अलग दिशा में इस पूरी दुनिया की जा रही है। ईरान ने जो अपने इरादे और उसके हौसले और उसके जो इरादे हैं अमेरिका की हेजेमनी को ख़त्म करने के, उसकी सुपरमेसी को धाराशायी करने के, उनसे ये बात समझ में आ गई है बहुत सारे देशों को कि अब वो व्यवस्था जो अमेरिका ने अपनी सुपरमेसी के अंडर में बनाई थी इस दुनिया में, उसका खात्मा हो चुका है तकरीबन। हुर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया को ये एक मैसेज दिया है कि अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को बहरहाल कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये ईरान है कि जो कंट्रोल कर रहा है और आइंदा भी शायद करेगा। ईरान मिलिट्री माइट में हो सकता है अमेरिका से बहुत पीछे हो सकता है उसकी माइट, मिलिट्री माइट के एतबार से जब बात होती है तो अमेरिका बहुत आगे हो, उसका डिफेंस बजट बहुत ज्यादा हो, लेकिन अमेरिका में यकीनन मिलिट्री माइट ज्यादा हो सकती है, लेकिन अमेरिका के पास वो इरादे नहीं है जो ईरानियों के पास हैं, जो ईरान की आर्मी के पास हैं, जो ईरान की जनता के साथ हैं। ईरान की जनता जो हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज्यादा, वो अपनी मिलिट्री के सपोर्ट में सड़कों पर खड़ी है और इस हालत में खड़ी है कि मिसाइल बरस रहे हैं, बम्बारमेंट हो रहा है, उनके स्कूल को बख्शा नहीं जा रहा है, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन तब भी एक ही उनकी डिमांड है कि दुश्मन को मजबूर किया जाए कि वो इस क्षेत्र को छोड़े, दुश्मन को मजबूर किया जाए कि वो सारा हर्जाना भरे कि जो पिछले 2 साल में उसने इस पूरे रीजन के ऊपर डिक्टेट किया है, जिस तरह से इस रीजन को चलाया है अमेरिका ने पिछले आधी सदी से भी ज्यादा से। बहरहाल अब हमें नहीं दिखता कि अमेरिका किसी भी एंगल से यहाँ टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका की 13 से ज्यादा बेसिस ऐसी हैं जो आउट ऑफ सर्विस हैं। अमेरिका का वो प्लेन, वो जंगी तैयारा, वो F-35 के जो एक शाहकार समझा जाता था वॉर की दुनिया में, उसको ईरान ने मारकर एक नया इतिहास रचा है। वो अब्राहम लिंकन के जिसको सुनकर देश अपनी विदेश नीतियों को बदल देते थे, जैसे ही वो सुनते थे कि ईरान ने अब्राहम लिंकन को, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को उसकी तरफ चलता कर दिया है, जैसे ही ये न्यूज आती थी तो उस देश की विदेश नीति बदल जाती थी। आज उस अब्राहम लिंकन को ईरान ने हमला करके बहरहाल इस लायक नहीं छोड़ा है
कि वो इस पूरे रीजन में कहीं टिक पाए, बल्कि आज वो इल्तिजा कर रहा है। वो अमेरिका इंडिया से भीख मांग रहा है कि हमारे इब्राहिम लिंकन को आप एक सेफ जगह दे दीजिए ताकि ये वहां पे पोर्ट कर दिया जाए। लेकिन नहीं, वो जो दूसरी खबरें आ दिशा रही में हैं भेजा गया है, भेजा ही दूसरी दिशा में गया है, क्रोएशिया की तरफ। लेकिन जरा ये बताइएगा ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी कि ये जो मेडिटेरियन लाइन का दबदबा है, क्या वो खत्म करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? ओमान और यूएई का क्या? आप पूरा ये कह देंगे कि हॉर्मुज पर सिर्फ हमारा नियंत्रण है, तो फिर मेडिटेरियन लाइन की जरूरत क्यों थी? ये सिर्फ बातें हैं मीनाक्षी। आई रियली वंडर, कई बार लोग द काइंड ऑफ एनालिसिस जो हम इस वॉर की कर रहे हैं वो इतनी पेंटेड है और ग्रॉसली बायस्ड, आई वुड से। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस फॉर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, एंड आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी उस वो ये होता है शायद इस तरह के डिबेट्स का पर्पस। तो हॉर्मुज के ऊपर ये बातें जितनी भी होती रहे, मेजर ये है कि अभी हॉर्मुज खुला हुआ है, एक्सेप्ट सम कंट्रीज। बाकी जगहों के लिए जहाजों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कुछ वो फी ले रहे हैं जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई देयर इज नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन। ज्यादातर जहाज अपनी वजह से नहीं जा रहे हैं। दे हैव सम इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स, वेरी मेजर इंश्योरेंस इश्यूज, कि उनके जान माल की सुरक्षा कैसे होगी, अगर कुछ हो गया तो कौन भरपाई करेगा। यूरोपियन कंपनीज उसमें इन्वॉल्व हैं। थोड़ी बॉटलनेक है, थोड़ी लोडिंग इश्यूज हैं, बट हॉर्मुज इज नॉट क्लोज्ड। और उस पर ये डोमिनेट करने का या उस पर हम कैप्चर कर लेंगे, हमारा कब्जा है, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे किस तरह की सोच हम रख रहे हैं, कर क्या रहे हैं। दूसरा, ये जो ईरान परस्ती, नॉट ईरान परस्ती, मतलब एक हल्का सा बायस इस एनालिसिस में ये हो रहा है कि ईरान बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। पहले तो ईरान को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ईरान एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ा बहुत मेजर पावर है, बहुत बड़ा देश है। हाँ, उनके पास F-35 भी है, उनके पास F-19 भी है, उनके पास जी। F-18 भी है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। आप कैसे उनको कह रहे हैं कि वो एक मेजर पावर है? नहीं, मैं सुने साहब मेरी बात, कि वो काफी बड़ा नेशन है और एक काफी रूटेड नेशन है, बहुत पुराना। मैं उस मामले में मिलिट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो देयर आर लार्ज नेशन, लेकिन अभी मुद्दा यह है कि वो उनके होम फ्रंट पे लड़ाई हो रहा है। ईरान के ऊपर बम गिरेगा, अमेरिका अपने यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, वो होम फ्रंट पे नहीं है। तो ये लड़ाई का जो मैदान है ना, वो ईरान है, ईरान और उसके अगल बगल के देश। तो ईरान इस लड़ाई को रोक नहीं सकता। अमेरिका जब चाह रहा है बम गिरा रहा है, इसराइल जब चाह रहा है बम गिरा रहा है, तो इसके बदले में ईरान को कुछ करना पड़ेगा। तो वो कुछ अटैक्स कर रहे हैं, तेल अवीव पे करें, इसराइल पे करें, सऊदी पे करें, जो जितने भी नेशंस हैं वहां पे, जितने अमेरिकन बेसिस हैं। लेकिन इससे लड़ाई बराबर की नहीं हो जा रही है। ईरान का बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। हाँ, वो ब्रेव लोग हैं। आईआरजीसी की बात मैं कर रहा हूं, मैं ईरानी लोग अवाम की बात नहीं कर रहा हूं। आईआरजीसी की मिलिट्री विंग के पास ऑप्शन किधर है? अगर दिन रात बम्बार्डमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, मिलिट्री पावर्स डिग्रेड हो रही हैं, और उसके बदले में 10 मिसाइल्स जिसमें से 1 या 2 टारगेट पे लग रही हैं, तो इस हमारी मिलिट्री एनालिसिस इस वॉर की थोड़ी ऑफसेट हो रही है। कारण सबको पता है कि वो क्या है। अल जजीरा से लेके और वहां के लोकल रिपोर्टर्स तक, जो लोग वहां पे रहना चाहते हैं, उनका जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हम उस पे मुद्दा से हटके, अमेरिका का क्या? अमेरिका के भी मेजर लॉसेस हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट कि वहां पे रिजवी साहब भी मानेंगे, F-35 को मार दिया जब तीनों कमांडर्स, कमांडर इन चीफ, सेंटकॉम कमांडर और सेक्रेटरी ऑफ वॉर, तीनों कहते हैं कि हमने एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस, एयर सुपीरियरिटी पाली है। हम जहां जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, वहां बम गिरा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, कोई एयर डिफेंस नहीं है। उसके बाद आपके 10-12 मेजर जहाज मार दिए जाते हैं, कुछ ग्राउंड पे मार दिए जाते हैं। और ये F-35, अगर ये सच है, अभी भी उसको वेरिफिकेशन नहीं, सेंटकॉम जब तक उसको कंफर्म नहीं करता है, हम इसको नहीं मान सकते। लेकिन ईरान के इंडिया के दूतावास ने वो फुटेज, वो फोटोग्राफ्स रिलीज की हैं, और अब तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद पायलट के भी कैप्चर की बात चल रही है। थोड़ी देर हमको रुकना पड़ेगा, लेकिन ये फैक्ट कि F-35 ईरान ये दावा जैसे, कर रहा है सर। जी हम जी, ये खबर अच्छा चला भी ऑफिशियल रहे हो हैं। गया है तो ये मुझे नहीं पता हम मीनाक्षी, ये लेकिन खबर लगातार चला भी रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। हालांकि युद्ध में ऐसे बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से सुबह भी F-35 से रिलेटेड कुछ विजुअल्स भी जारी किए गए थे कि जिसमें उन्होंने बताया था F-35 को मार गिराया गया है। मेरा मुद्दा ये है कि F-35 को मारना ईरान की बची हुई पावर को, आज मेरे ख्याल अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मीनाक्षी बोला है कि 50% से ज्यादा मिसाइलें ईरान की बाकी हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके अपने इंफॉर्मेशन। पेंटागन के पास क्या इंफॉर्मेशन है? जब पीट हेग्सेथ बोलते हैं कि हमने 90% खत्म कर दिए,
और इनके काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज बोलती है कि 50% बाकी। सर वो आर दे नॉट एजेंसी भी टॉकिंग? बोल रही है, वहां का मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी भी उनकी जो लॉन्चिंग साइट्स है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनका जो जखीरा है हथियारों का वो एज इट इज है, जैसा वो बार बार ईरान की तरफ से भी दावा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आखिरकार पेंटागन के पास इसके बारे में क्या जानकारी है, पीठ एक्सेट किस आधार पर बयान दे देते हैं, या तो वो ट्रंप के ही कदमों के पीछे पीछे चल रहे हैं कि आप बस वो बढ़ चढ़ कर बोल दीजिए, सच्चाई आप पूरी दुनिया के सामने लाए ना लाए, लेकिन गाहे बगाहे आ ही जाती है। अब्बास रिजवी जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या अल मंडे व सुएज कैनाल पर जो खतरा मंडराया है उसको भी दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर उस पर भी बातचीत हो जाएगी हॉर्मुज के साथ साथ? देखिए, बेसिकली कि जैसे मेरे ये दोस्त इस तरीके से फरमा रहे थे कि अगर देखा जाए कि ईरान की एक तारीख, उनकी एक हिस्ट्री, एक डिफरेंट हिस्ट्री रही है, बेसिकली इसमें एक आइडियोलॉजी की बात आ रही है। वो कैसे कि ईरान में, जैसे अभी ये मेरे दोस्त फरमा रहे थे IRGC, वहां सिर्फ IRGC ही नहीं बल्कि वहां के जो लोकल है, जो वहां की आवाम है, वो इस वक्त इस जंग के पीछे, जैसा कि मैं आपको ऐसे कहूं कि ईरान में पिछले 47 साल में एक आइडियोलॉजी को लोगों के सामने, स्पेशली जो वहां की यूथ है उनके सामने उसी तरीके से पेश किया गया है कि जिस तरीके से हम करबला की तारीख को पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ जो मुख्तलिफ डिफरेंट डिबेट्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस बारे में वो कम इल्म रखते हैं, कम नॉलेज रखते हैं। ईरान में बेसिकली जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस जंग की बात कर रहे हैं कि जहां उनको प्यासा शहीद किया गया था करबला में, उसके जो भाई थे, जो उनके जितने भी फर्जंदान थे, उन पूरे खानदान को उनको करबला में शहीद किया गया है। किसने किया था और रिजवी साहब, किसने किया था जी, ये शहीद किसने किया था? करबला की जो शहादत की आप जिक्र कर नहीं, रहे हैं। मैं थोड़ा इशारा दे रहा हूँ आपको, आप ही की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस जी। पे बात करें कि किसने शहीद किया है तो ये तो एक लंबा चलेगा, उस पे भी कभी बात करेंगे और जरूर इस पे बात करेंगे किसने शहीद किया है, उस पे भी कभी, क्योंकि शायद जो हमारे जो टीवी चैनल है शायद इसी पे कोई डिबेट ये रखे, उस पे हम खुल के बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम भी निडर हैं, हम वी आर इंडियंस, जैसे मतलब क्या कहते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उस पे हम बात करेंगे खुल के बात, जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी दिल की वॉइस है, आवाज है, वो भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बेसिकली उस वक्त जब ये शहीद किए गए इमाम हुसैन, उसमें सिर्फ एक मुसलमान, एक तारीख, शायद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूं, उसमें सिर्फ एक शिया नहीं था, उसमें सिर्फ क्रिश्चियन नहीं रहा, बल्कि उस वक्त हिंदुस्तान से एक राहिब दत्त जो हिंदू था और उसके 7 बेटे यहां से चले गए हैं इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। तो आज जो ईरान में इस वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त ये समझें कि जीत की तरफ जा रहा है, अगर ये मेरे दोस्त न माने, लेकिन अगर मैं मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे देखूं, कम से कम 85% ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने शिकस्त खाई है, इजराइल ने शिकस्त खाई है। वो कैसे कि इजराइल के पास F-35 है, सॉरी अमेरिका पास, अमेरिका के पास F-15 है, अमेरिका के पास F-18 है, इजराइल के पास भी है। यानी उनके पास एक टेक्नोलॉजी है कि उनके सामने ईरान के पास कुछ भी नहीं है। ईरान के पास क्या है? मिसाइल है, जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने पिछले 30 साल से मेहनत की है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो उनके पास सबसे बड़ा हथियार है वो यूनिटी है, और सबसे बड़ा हथियार जो उनके पास है, जो वो ये समझ के बैठा है, जिस तरीके से इमाम हुसैन का जो कारवां था वो सिर्फ 72 आदमियों पे मुश्तमिल था, और 72 आदमियों के मुकाबले में हजारों दुश्मनों की तादाद थी, वो शिकस्त खा गए। उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पे चलते हुए, और वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका शिकस्त खाएगा, इजराइल शिकस्त खाएगा, या कोई हमायती हो इजराइल अमेरिका का, क्योंकि यह आइडियोलॉजी की बात है, इस वजह से मैं बात करना चाह रहा हूं। और इसकी दलील यह है कि तकरीबन 1 महीना से जायद हुआ इस जंग का, और इस 1 महीने और चंद दिनों में इस वक्त लाखों लोग
पूरे ईरान में सड़कों पे रात दिन होते हैं और ईरान के हक में नारे बुलंद करते हैं और ऊपर से बम गिराते हैं, ऊपर से मिसाइल गिराते हैं और वो तमाशा ऐसे देखते हैं कि जैसे खिलौने का तमाशा देखा जाता है। और उसके रिजवी साहब, मुकाबले में आप इसराइल में देखें कि वहां इसराइल में जैसे पिछले 1-1.25 महीने से पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है और वो कहाँ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ बंकरों में बैठे हैं। लेकिन ईरान में आप ये देख लेंगे कि वहां कोई न बंकर है और खुलेआम वो लाखों लोग निकलते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक ही दलील है, उनके पास एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी को न कि एक इसीलिए तो शिया वहां पर बल्कि एक हिंदू भी मानते हैं। आंकड़े बहुत अलग आते हैं, इसीलिए वहां से आंकड़े। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी जवाब देना चाह रहे थे, छोटा सा जवाब सर आपसे लूंगी, उसके बाद एक खबर आ रही है वो भी बताती हूँ। मुद्दा ही मीनाक्षी, रिजवी साहब मेरी बात समझ रहे थे कि ये जो एक वॉरिंग टीम है ना, आज से नहीं हजारों साल का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो करबला से शुरू होगा और वहां पे आपको पता चलेगा इनफैक्शन लड़ाइयां हो रही थी। इसमें कोई अमेरिका नहीं था, उस समय कोई इजराइल नहीं था, ये आपस की लड़ाइयां थी। और उस समय से लेकर आज तक हम ताने बाने बोल के एक अम्ब्रेला, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और ये पेंटागन और व्हाइट हाउस को समझना चाहिए मीनाक्षी। अब ये जो पिछले 2 महीने से, 1 महीने से युद्ध और बाकी समय से ये कयास कि regime change, let us introduce today on your channel a new word, ideology change करने की जरूरत है। IRGC is following a ideology। खमेनी साहब के साथ regime खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, वो ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी जो ईरानियंस भी आधे से ज्यादा नहीं चाहते, रिग्रेशन कि आगे नहीं बढ़ना है, जहां है वही है, इसी को फैलाना है दुनिया में। इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियोलॉजी चेंज। हाँ ठीक है, पूर्णिमा जी कुछ कह रही हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से पूर्णिमा जी ये बार बार कहा भी गया था कि हम इस्लामिक आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे और हमें ईरान में कोई कट्टरपंथी सरकार फिर से नहीं चाहिए, जब वहां पर मुस्तफा खामनेई को बैठाया गया था अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह। जी पूर्णिमा जी। देखिए, इस्लामिक टेररिज्म के मेरा कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन अमेरिका होता कौन है उसको चेंज करने वाले है। और सर आप कौन होते हो किसी का आइडियोलॉजी चेंज करने वाले? हमें हिंदूज को तो पट्टिया पढ़ा जा रहा है 1000 ईयर्स से। आप कौन होते हो? आपको आगे जाके बोलोगे हिंदूज का भी आइडियोलॉजी चेंज करवा दे? ये दादागिरी नहीं चलेगी सर। और एक बात बोलती हूँ मैडम, आपने थोड़ी देर पहले बोले थे कि अगर करबला में आज से 14 साल पूर्णिमा जी, साल आपकी आवाज पहले तो अगर रिस्पॉन्ड कर मेरी बात सकते, बहुत बड़ी मैं अच्छी, मैं बहुत थोड़ी अच्छी सी बात बात है। करना चाहूँ, मैं इंडिया तो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लिंसी यहाँ। ग्रैम जैसे लोग जो हमारे यहाँ पे आके बोलते हैं कि इंडियन एम्बेसी से मिलके वो लोग बोल रहे हैं कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वो नैरेटिव आपने चेंज नहीं कर पाए। ऊपर से वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जाके बार बार पता नहीं 60 रशिया टाइम्स की और तरफ 100 से टाइम्स पूर्णिमा जाके जी बोल क्या रहे थे बयान आया था? कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध है, उन्होंने रुकवाया। वो नैरेटिव तो आपने चेंज आप नहीं मुझे कर। लगता है पूर्णिमा जी गलत जा रही हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि रशिया की तरफ से साफ बयान आया था कि अभी तक भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वो हमसे तेल खरीदना बंद कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंच से इस बात का जिक्र किया था कि हमें किसी भी देश के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे सामने गिड़गिड़ाए थे इसलिए उस युद्ध को रोका गया था। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर ट्रंप आकर के एक ही चीज को 25 बार दोहराते हैं तो आपको लगता है कि उस व्यक्ति के बयान को बार बार जवाब देने की आवश्यकता है, जो सुबह कुछ कहता है, दोपहर कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है? तो आपने इतना आपकी जवाब इतनी ज्यादा तवज्जो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ही मिल सकती है और मिडिल ईस्ट की कंट्री की तरफ से मिल सकती है, उस देश की तरफ से नहीं मिल सकती है जो अपने फैसले खुद लेता है। अमेरिका के हिसाब से तो ये बिल्कुल कहावत सच बैठती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कभी कुछ कभी कुछ। एसके मलिक जी, आपने ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से पायलट को अपने आप को इजेक्ट करना पड़ा है ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन ईरान में ही गिर गए, तो कहां से जान बचेगी अब? या मीनाक्षी जी, देखिए जब कोई ऑपरेशन होता है ना, उसके कई पहलू जुड़ते हैं, जिसमें साइकोलॉजी ऑप्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। लेकिन जो मैं साफ साफ हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ये एक लगता है कि हिट हुआ है। और लोकल पॉपुलेशन में देखिए जिसके खिलाफ आक्रमण होता है, उस देश की जो जनता है वो इकट्ठी हो ही जाती है, क्योंकि कोई भी चीज इंटरनल इश्यू होना अलग बात है, उनको डील करना भी अलग बात है, लेकिन जब बाहर से आक्रमण होता है तो वहां के देश के जो नागरिक है वो इकट्ठे होते ही होते हैं। और जब पायलट जमीन पर लैंड किया होगा, निश्चित रूप से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वहां की लोकल पॉपुलेशन ने अपना आक्रोश दिखाया होगा और जिसके तहत ये हो सकता है मिसबिहेव भी हुआ हो। लेकिन चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बाद में आएगी तो हम बता पाएंगे। सर, ये तस्वीरों के बारे में भी जरा जिक्र कर दीजिएगा कि ये कौन सा इनका डिफेंस सिस्टम है, जैसे उन्होंने इसे निशाना बनाया और उसके बाद पायलट को खुद को इजेक्ट करना पड़ा।
मीनाक्षी जी देखिए, मुझे जितना मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जो सिस्टम्स हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर के मॉडर्न रडार है, हालांकि ग्रुप कैप्टन साहब हमारे बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल पर हैं जी, तो मैं जितना मुझे लगता है कि आजकल के F-35 या स्टेल्थ जितने फाइटर्स हैं या जिन पर जोर है, 6 फायर जनरेशन 6 है, तो आजकल के जो रडार्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी या टेक्नोलॉजी है वो इनको डिटेक्ट ज्यादा नहीं कर पाती। लेकिन इससे पहले जनरेशन के जो रडार्स हैं, जो बेसिकली देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास के उसके बाद के हैं, आई थिंक वो उनका सिग्नल इनको मिल जाता है, वो सिग्नेचर के साथ साथ फिर अगर इसके साथ आप विजुअल अटैक को कंबाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद इस चीज में उन्होंने नया तरीका निकाला है कि ऐसे स्टेल्थ जो फाइटर्स हैं उनको ट्रैक करने का और बिल्कुल, टारगेट ये करने जो का। आप कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, आप तो इसी फील्ड से हैं, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा भी पाएंगे कि रडार पर नहीं आएंगे हमारे विमान। अमेरिका की तरफ से ये बहुत सारे विमान को लेकर के दावा किया गया, अगर रडार पर नहीं आएंगे तो कैसे फिर इसे निशाना बना लिया जाता है? या मीनाक्षी 10 सेकंड का एक रिबटल, इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे रहूं, लोगों को ये मुगालता ना रहे, इंडिया को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम अमेरिका और कनाडा में जाकर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट साधने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। वी हैव रीच्ड दैट फार। तो अमेरिका के डायरेक्शन पे इंडिया नहीं चलता, अमेरिका हमें कभी नहीं बताता, और हम उनकी कोई मानने की वो नहीं रखते कि हमको किससे ट्रेड करना है किससे नहीं। हमारी आर्मी सेल्फ सफिशिएंट है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हर इंडियन नेशनल का इंटरेस्ट पुरजोर तरीके से सेफगार्ड करते हैं, और उसके लिए अगर अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर भी कुछ एक्शन लेना होता है तो हम लेते कर हैं। दिया। ये है आपने नया बताया, इंडिया। आपके मिनिस्टर्स ने बताया, आपके ऑफिशियल्स ने बताया हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। आपने प्रेशर भी हम आपने अच्छा सही तरह खासा तेल खरीद रिस्पॉन्ड रहे नहीं रशिया कर से। पाया, और आपने कह देना इतनी बड़ी मिस जंग जो आपका छेड़ी है, इंफॉर्मेशन गलत है। हम अच्छा खासा ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से। नाउ लेट मी फिनिश मीनाक्षी का वीडियो। मीनाक्षी कैन बी, दिस इज एन लेसन फॉर यू आल्सो। जब खमैनी को हटाया गया, आपके कोई भी ऑफिशियल जाके उसको नहीं बताया कि खमैनी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो रिलीजियस लीडर भी थे। 7 दिन के बाद जाके आपके मियाँ के लोग जाके वहां पे कॉन्डोलेंस बुक में साइन कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? वी डोंट रिस्पॉन्ड टू मीडिया रिपोर्ट्स जब तक हमें अपनी कंफर्मेशन नहीं आती है दैट खमैनी इज नो मोर। वी हैव आवर ओन प्रोटोकॉल्स, वी डोंट गेट डायरेक्टेड बाय अमेरिका और ईरान। कर ही नहीं सकते हो आप। वो तो हमारा क्यों डिले हुआ, उसके हमारे अपने कंपल्शंस हैं। नो वन कैन डायरेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। आपका जो एरोगेंस है ना, आपका जो ईगो है ना, ये नार्सिसिज्म में चेंज हो चुका है। यही सिचुएशन आपको भी दिख रहा है, जो ट्रम्प में दिखता है ये सिचुएशन कभी कभी आप में भी दिखती है। आपको भी खुद में झांक के आपके ऊपर देखना चाहिए कि व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग। आप तो किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो। कोई अभी बोल देते हैं, कोई एंटी इंडिया है, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आप बोलते हो कि हाँ उसको इंडिया से निकाल देना चाहिए। आप सुनते नहीं हो किसी के बारे में। आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? वही सिचुएशन जो मैं पूर्णिमा यहाँ पे नाथ जी, हाईलाइट किसी कर रही हूँ। मिनिस्टर का नाम, एक मिनट पूर्णिमा नाथ जी, आपने बहुत सारी चीजें बोल दी, अब जरा मुझे एक मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जिसने रशिया से तेल खरीदने के लिए कहा कि हमने इनकार कर दिया है। बल्कि जब ये पूरी स्थिति बनी हुई थी तब यहाँ पर क्या चल रहा था आपको अमेरिका में बैठ करके कैसे पता? दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि आपका देश जो ये चीख चीख करके कहता रहा कि रशिया से तेल मत खरीदिए, वो तेल खरीदता रहा, और ये कहा जा रहा था कि रशिया से तेल इसलिए मत खरीदिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रही है उसमें आप उसे मदद कर रहे हैं। तो फिर अमेरिका क्या कर रहा था उस वक्त? अमेरिका क्यों रशिया से तेल खरीद रहा था? अमेरिका ने अब जाकर के अपने बयान क्यों बदल लिए हैं कि अब जाइए रशिया से तेल खरीद लीजिए? हॉर्मुज पर एक बार टिक करके आपके राष्ट्रपति रह नहीं पाए, जो बार बार बयान बदलते रहे, जो ये कहते रहे मैम कि आप हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हमारी मदद करिए, नेटो कागजी शेर है। ये तमाम बातें तो आपके राष्ट्रपति कहते हैं। आप जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर भारत की तरफ से आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर के अगर किसी ने कुछ नहीं कहा या जब भी कहा, इससे आपका क्या लेना देना हो गया या इससे दुनिया का क्या लेना देना हो गया? नेटो कंट्रीज की तरफ से कब कहा गया, यूरोप की तरफ से कब कहा गया, रशिया की तरफ से कब कहा गया, चाइना की तरफ से कब कहा गया, एशियन अदर कंट्रीज की तरफ से कब कहा गया? ये हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स है, हर देश की अपनी कूटनीति होती है। आप भू राजनीतिक विश्लेषक, मुझे लगता है कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझती है और उस चीज की आपको इज्जत करनी चाहिए कि जब जिस देश को लगेगा तब वो उस देश को जाकर के बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों बार बार आयतुल्लाह अली खामनेई के वहां से अब्बास अराक्ची से हमारे देश की बातचीत होती रही, या फिर वहां पर जो ईरानी दूतावास में जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर हमारी बातचीत होती रही? ये मैडम कुछ चीजें इंटरनल भी रहने दीजिए। दुनिया तय नहीं करेगी कि भारत कब बोलेगा, ये भारत तय करेगा कि वो कब बोलेगा। सर तस्वीरें बता दीजिएगा प्लीज। जी, जो वीडियो आपने दिखाया है वो अगर ऑफिशियल रिलीज है हाँ। तो काफी ट्रबलसम वीडियो है, क्योंकि F-35 अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट
वॉर मशीन है, उसके पास लिंक 16 और लेटेस्ट सैटेलाइट लिंक्स होते हैं। अपने ऊपर हुए अटैक को वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, इवेसिव मैन्यूवर्स ऑटोमेटिक ले सकता है। इवन इफ द पायलट इज डिलेड, द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ विल टेक इवेसिव मैन्यूवर्स। लेकिन ये जो मिसाइल चेस कर रही है, दिस मे बी अ चाइनीज इक्विपमेंट, बिकॉज उस एयरक्राफ्ट से चैफ्स, जो हाई इंटेंसिटी एनर्जी के फ्लेयर्स निकलते हैं ताकि मिसाइल्स उस पे टारगेट कर जाएं। हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, तो एयरक्राफ्ट से गोले छोड़े जाते हैं और मिसाइल उनको जाके हिट कर देती है, एयरक्राफ्ट बच जाता है। बट इस केस में शैफ्ट्स निकलने के बावजूद वो मिसाइल अपना कोर्स ऑल्टर करती दिख रही है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू चेज द F-35। ये बहुत क्यूरियस है। ईरान के पास इस तरह की इन्वेंट्री नहीं है जहां तक मेरी जानकारी। दैट मींस चाइना इज डायरेक्टली सप्लाइंग सम ऑफ इट्स इन्वेंट्रीज, स्पेशली एंटी एयरक्राफ्ट, जिसमें वो बहुत एडवांस्ड हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी इस किस्म की मिसाइलें दी थी जिसका एयरक्राफ्ट किसी भी तरह से इवेड नहीं कर सकता। और स्पेशली ये जो एयर डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस के कई लेयर्स होते हैं जो रेडार बेस्ड भी होते हैं और कुछ विजुअल होते हैं। ये जहाज काफी नीचे उड़ रहा है, देखिए कैमरा जमीन पे है और उसने इस हिट को कैप्चर किया है। इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट काफी नीचे है और इसको आंखों से देख के इस पे मिसाइल दागा गया है। तो इसमें एयर डिफेंस रेडार का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो मिसाइल का बिहेवियर दिख रहा है व्हाइल चेजिंग, दैट इज apparently a very high technology thing जिसको एयरक्राफ्ट काउंटर नहीं कर पा रहा। चैफ्स भी निकाले हैं, फिर भी ये एयरक्राफ्ट की तरफ ही गया है, इसने एनर्जी की तरफ अपना कोर्स ऑल्टर नहीं किया है, जो कि आमतौर पे होता है। तो ये गाइडेड वेपन है, इट इज चेजिंग द एयरक्राफ्ट अंडर अ वेरी न्यू पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम, जो कई बार सैटेलाइट से गाइड होता है, कई बार किसी दूसरे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी मशीन से गाइड होता है फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। अगर इस तरह की चीजें ईरान की इन्वेंट्री में आएंगी तो अमेरिका को एरियल अटैक्स ओवर ईरान करने से पहले एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि इस तरह के कितने हथियार उनके पास हैं। जी मीनाक्षी। जी बिल्कुल। अब्बास रिजवी जी, जो देश आतंकवाद को झेलता है वही देश पलटवार भी करता है। भारत ने झेला, पलटवार किया। अब अमेरिका ने जो करना शुरू किया, आतंकवाद फैलाना शुरू किया, उसका ईरान पलटवार कर रहा है। तो इसमें ईरान तो ऊपर ही जाते जा रहा है, लेकिन हाँ, अमेरिका जरूर सबकी नजरों से नीचे भी गिरा है और अपनी पॉलिसीज में भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। अब्बास रिजवी जी, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों के साथ मनोबल तो और बढ़ गया होगा अब IRGC का। बिल्कुल। अब देख ले कि अमेरिका ने ये सोचा था कि मैं ईरान को फतह 2-3 दिन में कर लूंगा, और अभी तो फतह नहीं कर सका, और फतह के बदले वो खुद ही टूट रहा है अंदर से। और ये पूरा, अगर इंटरनेशनल मीडिया को हम देखें कि इस वक्त लाखों लोगों की तादाद जो है अमेरिका में, इस वक्त वहां डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जैसा कि कल वहां के जो आर्मी चीफ है उसको भी हटाया गया है, और आज जो अटॉर्नी जो जनरल है तो उसको भी हटाया गया है। कि जाहिर बात कि इससे ये पता चलता है कि अब उनकी दाखिली बगावत भी होने लगी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सोवियत यूनियन का मसला हुआ था इसी तरीके से, तो फिर सोवियत यूनियन न रह सका, तो फिर उसका फिर वो रेशा ही रह गया। तो इसी तरीके से ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर ये जंग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऐसा ना हो कि जैसा कि सोवियत यूनियन का जो हाल हुआ है, हशर हुआ है, तो वही अमेरिका का भी हशर हो सकता है। अब रही बात कि इंडिया की, जिस तरीके से ये मोहतरमा कह रही थी कि जो हमारी हिंदुस्तान की जो पॉलिसियां हैं या फॉरेन पॉलिसीज है, वो उनके कहने से और मेरे कहने से नहीं बनते हैं, बल्कि वहाँ अच्छे काबिल लोग बैठे हैं कि जो मुल्क की जो पॉलिसियां बना रहे हैं। और सबसे पहले हमें हिंदुस्तान के बारे में हमें ये सोचना है कि सबसे पहले हमारे अपने मुल्क के बारे में सोचना है, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना है। अलबत्ता हिंदुस्तान के जो रिलेशन जो है इजराइल के साथ, तो उसी तरीके से हम ईरान के साथ भी है, और सेटिस्फाई हूँ कि जिस तरीके से इंडिया इस वक्त जा रहा है, ठीक जा रहा है। ईरान के साथ पुराने ताल्लुकात है, और ईरान के साथ ये कि मतलब ये सिर्फ ये 50 या 60 साल के ताल्लुकात है, बल्कि ये एक उनकी एक सकाफती सतह पे उनका एक रिश्ता, कदीमी रिश्ता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया वाहिद मुल्क है कि वो और किसी मुल्क की तरह न तो कभी अपनी बीक की वजह से नोबेल प्राइज इनाम देने के लिए सिफारिशें करता रहा, बल्कि इंडिया ने हमेशा एक खुददारी का मुजाहरा किया है। और अब यहाँ ये बात रही है कि जिस तरीके से अब इस वक्त सिचुएशन जा रही है कि अब उनके तकरीबन 20 से
जायद उनके जो एयरक्राफ्ट जो उनके गिराए गए हैं, तो अब इस वक्त ट्रंप मजबूर हो रहा है कि अब कैसे मेरी जान छूट जाए ताकि मैं इस जंग से मुझे छुटकारा मिले। लेकिन उसी वक्त ईरान ने ये कहा था कि आपने जंग शुरू की, अब जंग खत्म करना वो हमारे हाथ में, और मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अशरफ अली जैदी जी, जो अभी बातें रिजवी जी ने कही हैं उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि बिल्कुल ईरान की तरफ से, जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि 2 से 3 हफ्तों में इस युद्ध को हम समाप्त करेंगे, ईरान की तरफ से तुरंत ये कहा गया था कि आप हमारा टाइम मत सेट करिए, हम 10 साल तक इस युद्ध को खींच सकते हैं। क्या अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ भागने की राहें तलाश रहा है कि ईरान से किसी तरीके से बचे और वापस जा सके अपनी साख बचा करके? देखिए, अमेरिका के सामने समस्या यही है कि वो इस युद्ध से पीछा ही छुड़ाना जरूर चाहता है, लेकिन ये पीछा छुड़ाना भी उसके हाथ में नहीं है। बहरहाल अब तक वो बहुत सारी जंगों का फैसला करता था, अपने ट्वीट के जरिए बहुत सारी जंगें रुकवाता था, लेकिन अब जितने इवन जो ट्वीट हैं उसके, वो भी उसके खिलाफ जा रहे हैं। मसलन जैसे ही वो ट्वीट करता है कि हमारे मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए चल रहे हैं, ईरान जोरदार हमला करके और एक बड़ा पलटवार करके उसके उस ट्वीट को खुद झूठा साबित करता है। बहरहाल पाकिस्तान की तो खैर कोई हैसियत नहीं है कि वो इस तरह के युद्ध को रुकवाए, ये खुद ईरानियों पे डिपेंड करता है इस वक्त, और ईरानी कौम के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो इस युद्ध को कैसे और किन शराइत पे रोकना चाहते हैं। उनकी अपनी शराइत हैं, उन्होंने पेश कर दी हैं, और मैं समझता हूँ जिस तरह ट्रंप रात दिन और सुबह शाम अपने बयानात बदल रहे हैं, अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, ईरान ने जो स्टेटमेंट रोज़े अव्वल यानी पहले दिन दिया था, वो आज भी अपने उसी स्टेटमेंट पर, अपने उन्हीं शराइत पर के जो जंगबंदी के लिए पेश की थी, आज उन्हीं शराइत पर बाकी है। ये दुनिया है जो अपने को अब मैं समझता हूँ जो व्यवस्था दुनिया में कायम की अपनी की अमेरिकी सुपरमेसी के अंडर में, वो व्यवस्था बदल गई है, और दुनिया को मान लेना चाहिए कि अब दुनिया अमेरिका के सुपरमेसी में नहीं चलेगी, बल्कि अब ये दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ गई है। जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया जैसे मुल्क का और इंडिया जैसे आजाद देश और एक सभ्यता वाले देश का बहुत बड़ा फायदा इस तरह की व्यवस्था में होने जा रहा है। वो इस तरह का कि अब फिर हमें किसी के बैनर के नीचे रहना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम जिससे चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है कि जो अपनी एनर्जी को ज्यादातर आयात करता है, सारी 100 की 100% एनर्जी आयात होती है, और आयात करने वाले देश के लिए एक आजाद बाजार का होना जरूरी है, और ईरान इस आजाद बाजार को कराने में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और हिंदुस्तान जैसे देश को, उसके एनालिस्ट को, उसके पॉलिटिकल लोगों को ये चाहिए कि उस लड़ाई में, बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि वो खुलकर ईरान का साथ दें, ईरान को बहरहाल किसी भी देश की, ना चाइना की जरूरत है ना और किसी देश की जरूरत है, ईरान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है और लड़ रहा है। बिल्कुल, उनकी तरफ से सिर्फ ये गुहार तो नहीं लगाई गई कि बाकी देश भी हमारे साथ उतर करके आए। अब देखिए, आज जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ट्रंप की तरफ से फिर से अपना बयान बदल लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट कर दिया गया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अकूत यहाँ से हम भंडार पैसे कमा सकते हैं, थोड़ा और समय मिला तो हम हॉर्मुज को खोल देंगे। पूर्णिमा जी, फिर से एक बार बयान बदल लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जी, वो काम करेंगे जो उनको करना चाहिए, उनके मागा बेस के लिए वो कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे साथ दे रहे हो सच की, आप कैसे साथ दे रहे हो दुनिया में पीस लाने की, आपका क्या रोल है। अगर दुनिया में कोई है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई पीस ला सकती है, मेरे ख्याल से वो हिंदुत्व है और हिंदू आइडियोलॉजी है कि आप लिव एंड लेट लिव पॉलिसी में रहते हो। लेकिन आज तक मैंने लीडरशिप नहीं देखा। इस युद्ध का 34 डेज चल रहा है, इंडिया का लीडरशिप मैंने नहीं देखा इस युद्ध में भी। यही एक दुख की बात है। रही है कि नॉन अलायंस पॉलिसी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सच के साथ तो रह सकते हो ना, सच बोलने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। मतलब अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रही है, क्वेश्चंस कर रही है, दुनिया की तरह अमेरिका भी भारत पर ही नजरें टिका करके बैठा हुआ है कि भारत कुछ तो बोल दे, और भारत की तरफ नजरें इस तरीके से टिकाई जा रही है कि भारत ही शांति दूत का पर्याचक बनेगा,
प्रचार करेगा और अमेरिका क्या करेगा? ये खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप कह रहे हैं कि थोड़ा और समय मिला तो हॉर्मुज खोल देंगे। अमेरिका अभी भी भारत की तरफ निगाहें गड़ा करके बैठा हुआ है कि भारत शांति दूत बनकर के सामने आ जाए? नहीं, अमेरिका का पावर का क्या हुआ मैडम? अमेरिका के पावर का क्या हुआ? जो नंबर 1 बनने का दावा ठोकता था वो नंबर 1 दुनिया भर में तबाही लाएगा, वहां पर जाकर के अटैक करेगा और फिर भारत की तरफ निगाहें गड़ा करके बैठेगा कि भारत कुछ बोल दे। नहीं मैडम, अमेरिका डजंट केयर फॉर इंडिया। Then अमेरिका why इज are नॉट you- आस्किंग why are फॉर you इंडिया। caring? मैं पूछ रही हूँ, Why are you मैं taking क्वेश्चन this कर much रही of हूँ, care? आई एम आस्किंग यू हाँ। बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द सिविलाइजेशन, यू हैव द हिस्ट्री And I'm replying the same thing कि जब मेरे देश को लगेगा, जब मेरे देश को लगेगा उसने तब रिप्लाई किया है, उसे जितना रिप्लाई करना था उसने उतना रिप्लाई किया है। ये सवाल तो ईरान ने भी नहीं पूछा तो फिर अमेरिका कैसे पूछ सकता है? जैसे ईरान कर रहा है आज, आप कैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे? वो मेरा क्वेश्चन है आपकी। आप मुझे उल्टा समझ रहे हो। ईरान की तरफ से सुनिए मैम, सुनिए, ईरान की तरफ से बाकायदा मैसेजेस आ रहे हैं इंडिया के लिए कि भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे ही तो नहीं आ जाते हैं। क्यों ईरान ये कह रहा है कि वो अमेरिकी आतंकवाद से पीड़ित है? अमेरिका तो अमेरिका तो आतंकवाद को मिटाने का काम करती है। भारत ने कब किस देश के ऊपर जाकर के पहले से हमला किया? आपको सामने आना चाहिए। आप कर सकते हो वो काम। नहीं, वो हमारा क्वेश्चन मैं देश आपको बिल्कुल पूछती हूँ। सामने खड़ा हुआ है, तभी मैं कह रही हूँ कि ईरान की तरफ से शुक्रिया अदा करने वाले मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। क्यों हो रहा है वो ऐसा? पीपल ऑफ इंडिया को किया है, गवर्नमेंट ऑफ people इंडिया को of- नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस। भारत की जनता और भारत की सरकार दोनों अलग हो गई। अलग है तो है। आप तो अच्छा, बार बार कैसे? कहते हो कि पाकिस्तान के लोगों के आवाम के साथ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की कभी नहीं कहा इस मिलिट्री देश और में, उनकी कभी नहीं कहा हमने, लीडरशिप के आपका कभी नहीं problem कहा, है। और ना ही ये देश इस बात के पक्ष में है। बिल्कुल नहीं। जो सरकार की नीति है वही उनकी जनता की नीति है और इस देश की जो नीति है वही सरकार की नीति है। नैरेटिव बदल नहीं सकते हो ना। आप बार-बार जाके कूटनीति और रणनीति क्या होती है? नहीं कूटनीति और आप रणनीति मुझे क्या होती है? सिखा दीजिएगा क्योंकि आप ज्यादा जानते हो। देखिए, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन इज सिंपल। आज जो कंट्री दुनिया में है जो आइडियोलॉजी के बेस में बैठे हुए हैं वो है इंडिया। इंडिया को पीस के साथ और ट्रूथ के साथ खड़े होना चाहिए। अगर जो गलत करते हैं उसको गलत बोलो, जो सही करते हैं उसके साथ खड़े रहो। आज हमने ये नहीं हमेशा है कि वही मुल्ला किया है। ईरान की हमने हमेशा वही मैडम किया है। आप ही बोलो। हमने बिल्कुल मैं बोलूंगी, क्योंकि अगर आप मेरे देश के ऊपर गलत तरीके से लांछन लगाने का काम करेंगे नहीं, तो तो मैं फिर आप बोलूंगी। मेरे देश अगर के मैं ऊपर भी यहाँ बोल रहे हो ना। मैं आपके देश के ऊपर बोल नहीं रही हूँ मैडम। आपके देश के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि आपका देश आतंकवाद फैला रहा है। ये जो बार बार ट्वीट करके ये कहा जाता है कि हमने 8 देशों में जाकर के युद्ध को रुकवा दिया, वो एक और एग्जाम्पल सेट कर देता है कि हमने कितने देशों में युद्ध की शुरुआत करवा दी है। मैं आपके देश के बारे में कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रही हूँ। ये आपके राष्ट्रपति हैं जो दिन प्रतिदिन अपने ट्वीट्स को, अपने एक्सपोस्ट को बदलते रहते हैं। जो सुबह ये कह रहे थे कि हमें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, शाम ढलते ढलते उन्हें फिर से हॉर्मुज की याद आ गई। ये मैं सेट नहीं कर रही हूँ। अमेरिका का जो लेवल सेट था उससे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत नीचे लेकर के आया है। आप भारत की बात करती हैं कि भारत को स्टैंड लेना चाहिए। मैं इस मंच से खड़े होकर के सेम चीज बोल रही हूँ कि ट्रंप ने और अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से लोगों को पीड़ित किया है। जो इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे थे रिजवी जी, मेरे देश की नीति के बारे में ये पूछना चाह मुझे रहा हूं अपने कि इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं जैसे आपको हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी और से अपने देश के बारे में सुनूं, इतनी महान ना हूं, ना मैं बनना चाहती हूं। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, भारत उसके साथ किस तरीके से खड़ा हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था। जब पाकिस्तान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था, तब भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत को ना तो किसी की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका आंखें गड़ा करके बैठा हुआ है कि भारत आखिरकार क्या टेक लेता है। रिजवी जी, मैं यहाँ एक बात का इजाफा करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की आतंकवादी की बात हो रही है कि अगर सबसे पहले ये देखा जाए कि आतंकवादी बना कौन रहा है, वो तो अमेरिका बना रहा है। और मुझे ये बताए बिन लादेन सबसे पहले कि CIA में काम तो नहीं कर रहा था ना। मुझे ये बताएं सीरिया में जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उनकी सर की कीमत कितनी रखी थी अमेरिका ने। मुझे ये बताएं कि ISIS को वजूद में लाने वाला कौन है। मुझे ये बताएं कि जो दाइश है कि जो मुसलमानों के गले काट रहे थे, कि जो असली इस्लाम को पेश करना चाह रहे थे,
तो अल्लाह नहीं अकबर नहीं, के आप नारे तो अभी कौन बुलंद आप करवा तो रहा अभी था? वो मेरे तो कंट्री अमेरिका के ऊपर करवा रहा था। हाथ उठा रहे हो, उंगली दाइश उठा को रहे हो, किसने आपके वजूद में चैनल लाया? मेरे कंट्री अमेरिका के ने ऊपर लाया है। उंगलियां उठा रहे, हाथ उठा मुझे रहे। ये बताएं नहीं कि नहीं, अगर आप आज देखिए सीरिया के वही बात है, प्रेसिडेंट अगर यही बात आज है सर। अगर डिनर सर कर मैं रहे अभी हैं वही आपके बात कर प्रेसिडेंट रही के हूँ, साथ, वही तो बात उसके कर रही हूँ। साथ मुझे अगर ये कोई बताएं तो कोई उनके साथ गलत कितने काम कर रहे पता तो नहीं कितने गलत का डॉलर साथ थे। नहीं देना चाहिए। मैं भी नहीं देना चाह रही हूँ, उसी बात आपको भी पूछती हूँ। अगर मेरा कंट्री, आप भी मेरे कंट्री के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप भी मेरे प्रेसिडेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। मेरा क्वेश्चन सिंपल सी है, मैं बोल रही हूँ अगर मेरा प्रेसिडेंट गलत काम कर रहा है, मैं आपके चैनल में बैठ के बोल तो रही हूँ ना, लेकिन आपका तो वो हिम्मत नहीं है। आप पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो मेरे साथ, यहाँ पे बोलते हो ना नहीं मेरे कंट्री में बातें नहीं ये तो करो, ऐसी फैक्ट बात है। नहीं यहाँ है। पॉलिटिकल अगर गेम की गलत क्या काम बात कर कर रहे रहे हैं? हैं तो जितने गलत फितने क्यों साथ फसाद कर रहे पूरी हो? दुनिया में, तो वो तो गलत काम आपके क्यों, हैं ना, गलत काम कर और रहे हैं तो किसी उसके के साथ नहीं क्यों है। करो? मेरा मुझे क्वेश्चन आपने ये है, बताया, आप रिटेलिएट, आपसे ये बताऊं, आप कैसे हम रिस्पॉन्ड नहीं आप कर पाए? इंडिया की क्या आज बात करोगे? यहाँ पे बैठ यहाँ के की मुझे यूनिटी अगर आपको सुनना पड़ सीखनी रहा है है तो वो आप इनकी इंडिया आ तरह, जाओ और जैसे यहाँ की यूनिटी से सेनेटर आप सीखें हमें कि बोल रहे यहाँ हैं चाहे कि मुसलमान हो, इंडिया चाहे ने हिंदू, बोला चाहे है, सिख हो, इंडिया चाहे के ईसाई हो, रिप्रेजेंटेटिव ने सब बोला है कि मिलके, रशिया सब से तेल मिलजुल के यहाँ रह खरीदना बंद रहे कर हैं। दिया, और मुझे और ये रशिया बताओ से कि तेल आप खरीदना उसको कम खुश कर कर दिया। रहे हैं कि ये जो सब जो आपके है ना, इस ये सब जो है दहशतगर्दी में दैट इज सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट मुझे आई ये एम ट्राइंग टू बताएं टेल कि यू, यू आर नॉट जंग एबल टू शुरू रिस्पॉन्ड किसकी टू है? द किसने की? सिंपल अमेरिका ने शुरू की। और क्वेरी मुझे ये बताएं सिंपल ईरान पे हमला किया सिंपल किसने नैरेटिव। किया? आप क्या वेनेजुएला की रिस्पॉन्ड बात कर करता दोगे हूँ, वो जैसे ईरान दहशतगर्द कर रहा नहीं है? है। ईरान तो आज उभर के वहां तक पहुंच चुका है, और दुनिया में बोल दिया है कि हम लोग किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, सही तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। वही बात है, आपको भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप भी करिए रिस्पॉन्ड। मैं तो आपको क्वेश्चन वेनेजुएला पूछ रही के हूँ बारे ना। में क्या हुआ? वेनेजुएला के बारे में मुझे बताएं, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है क्या? आपने आपने बोला आपकी कंट्री ने आवाज उठाई। आप तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपने स्ट्रांगली बाकी कंट्रीज को लेके आए कि ये जो किया है अमेरिका गलत किया। मैं तो यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ गलत किया है। आपने आपका आपका करेज हुआ, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि दुनिया में वो जो कर रहे हो गलत कर रहे हो वो सही तरह बोली नहीं बोले? मैं तो आपको भी पूछ रही हूँ, वही तो क्वेश्चन मैं नहीं, आपके आप ऊपर पहले पूछ रही हूँ। आप मैडम, मेरी बात सुनिए। आप पहले हमारी मैडम से ये कह रहे थे कि आपका हक का साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अमेरिकन सिटीजन है, मुझे ये बताएं कि आपके अमेरिका में इस वक्त लाखों लोग क्यों निकल रहे हैं कि आप ही के सर गवर्नमेंट जी, के खिलाफ? जो मुझे ये बताएं, जो आपके जो जो आर्मी सच चीफ है के उसको कल साथ है बरतरफ क्यों वही किया गया है? प्रोटेस्ट कर मुझे रहे ये हैं, जो बताएं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं अटॉर्नी वही सच जनरल के को साथ है। आज उनके बरतरफ क्यों उन किया गया है? उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं, वो सच है गलत है और वो बाद में देखा जाएगा। बट क्वेश्चन आपका ये था वो नहीं लोग क्यों नहीं, मुझे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जवाब अब दे, वो रोको, क्यों कर रहे लोग हैं? का किस प्रोटेस्ट आप बात बंद पे कर रहे करवाएंगे? हैं? आप बंद करवाएंगे लोग का प्रोटेस्ट? ये कौन सी बात होगी? नहीं, मुझे आप मुझे मुझे ये चार्ज कर रहे बताएं हो क्यों आपके हो रहे टीवी हैं? में, आपके क्यों चैनल हो में, रहे हैं? आपके कंट्री में, आपके टीवी में आप मेरे कंट्री के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, आप मेरे को उंगलियां उठा रहे हो, आपकी आप मेरे कंट्री ने प्रेसिडेंट ऐसा के ऊपर काम किया है पूर्णिमा जी कि सवालों के लायक छोड़ा ही नहीं है। आपने पूछा कि वेनेजुएला पर क्या कहा गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की थी। इस पूरे मुद्दे पर भी उनकी तरफ से यही अपील की गई थी। आपको क्यों चाहिए कि सब कुछ अमेरिका के हिसाब से हो? हम ना तो पाकिस्तान है और ना ही हम सऊदी अरब हैं, हम भारत हैं। हम अपना स्टैंड खुद रखेंगे। अगर आप स्टैंड रखने की बात कह रही हैं तो कम से कम थोड़ा सा तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ट्वीट कर दीजिए कि बार बार अपने बयानबाजी ना बदलें। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।